बात करेंगे कल 19 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत होने जा रही है। और मैंने जब वो एप्लीकेशन पढ़ी है जो पीटीआई के 9 फॉर्म 45 के एमएनएस एमपीएस की जानिब से काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ दायर हुई है कि वो रिक्यूज़ करें, तो वो दरख्वास्त पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो कितनी ख़तरनाक दरख्वास्त है। और उसमें आप कह सकते हैं कि धमाका खेज़ मवाद मौजूद है। ऐसा मवाद मौजूद है जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम यकीनी है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के इन 9 एमएनएस एमपीएस ने काजी साहब की दुखती रग को छेड़ दिया है और वो चीज़ लिख दी है काजी फाइज साहब की अहलिया के हवाले से, काजी साहब के हवाले से, जो कि काजी साहब के मतलब अगर कोई और सियासतदान के हवाले से होता तो मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर सकता था कि तन बदन में आग लगा देगी ये चीज़ उसके। लेकिन क्योंकि काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मैं ये लफ्ज़ तो यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त मेरे जहन में कोई और लफ्ज़ मुतबादल नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्योंकि देखें जो ग्राउंड बी है, ग्राउंड बी से शुरू होने वाला मामला जो है वो बहुत सेंसिटिव है। गो कि मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्राउंड बी से आई तक है क्या और क्यों मैं उसको धमाका खेज़ मवाद करार दे रहा हूं। अभी कुछ उसकी हाईलाइट्स मैं आपके सामने रखूंगा। पहले आपको बताना ये ज़रूरी है कि ये मामला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले मामले में जो समाअत होने जा रही है 19 अगस्त को। काजी साहब ने 4 जुलाई से इस मामले को पेंडिंग रखा हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला मुअत्तल किया हुआ है, जिसके तहत आज़ाद जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल लगाया गया था। ये वो जजेस थे जिनके नाम मलिक शहजाद साहब ने दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया था। इलेक्शन कमीशन शाहिद करीम साहब के ऑर्डर को चैलेंज किया था और शाहिद करीम साहब वाला जो ऑर्डर था उसमें दरख्वास्त गुजार थे सलमान अकमल राजा साहब, एक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। और इसमें समीर खोसा जो है, समीर खोसा ये बतौर वकील वहाँ पर पेश हुए और ये बड़ा ज़बरदस्त केस जो है वो जीता था सलमान अकमल राजा साहब ने, समीर खोसा साहब ने, एक और भी रहनुमा थे, उनका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी थे। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 9 जो एतराज़ात दायर हुए हैं काजी फाइज ईसा साहब पर, ये किस किस ने किए हैं। सबसे पहले शौकत बसरा साहब हैं। शौकत बसरा साहब जो हैं ये NA16 से शौकत बसरा साहब फॉर्म 45 के MNA हैं। 1000 हाँ की लीड से जीते हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इजाजुल हक साहब जो तीसरे या चौथे नंबर पर थे उनको जितवा दिया गया। और शौकत बसरा साहब के हक में मुस्लिम लीग नून के भी वहाँ पे जो MNA के उम्मीदवार थे वो भी गवाही दे चुके हैं कि शौकत बसरा जीत चुके थे। शौकत बसरा साहब जो हैं वो इजाजुल हक साहब को कई बार चैलेंज दे चुके हैं, बल्कि यहाँ तक 2 बार जनरल ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर जाके फॉर्म 45 रख कर आए हैं। उन्होंने कहा कि शायद इजाजुल हक साहब अपने वालिद साहब की कब्र पर आएँ तो वहाँ पर फॉर्म 45 वो देख लें और थोड़ी सी शायद उनको शर्मिंदगी हो और वो ये सीट छोड़ दें। लेकिन जाहिर है जितने भी लोग इस वक्त फॉर्म 47 पे जीते हैं उन्होंने अपनी इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम और सब कुछ अपना ख़त्म करके और ये फॉर्म 47 की ज़िल्लत अपने गले में डाली है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि इजाजुल हक साहब जो हैं वो ये सीट छोड़ें। खैर शौकत बसरा साहब के बाद रावलपिंडी PP 11 से चौधरी मोहम्मद नज़ीर साहब हैं। जेलम से NA60 से जो है वह हसन अदील हैं। PP 14 से नासिर अली ख़ान हैं और PP 17 से राजा राशिद हफीज़ साहब हैं। PP 12 से साद अली ख़ान हैं। NA57 1000 हाँ की लीड से जीती हुई सिमाबिया ताहिर साहब हैं और NA56 से शहरयार रियाज साहब हैं और शौकत इकबाल मिर्ज़ा हैं NA61 से। और ये भी आपको बता दूं कि इनमें से मोस्टली जो हैं वो रावलपिंडी डिवीजन से हैं, जिनके बारे में ये गवाही दे चुके हैं कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब के किस तरह से 70 हज़ार की लीड से जीते हुओं को हमने हराया है। अब आ जाएं कि इस दरख्वास्त में ऐसा क्या है जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि इसमें धमाका खेज मवाद मौजूद है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कल जो है वो तसादुम होता हुआ नजर आ रहा है। काजी साहब जो है वो बिफर जाएंगे, काजी साहब आपस से बाहर हो जाएंगे, ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएंगे और उनके इस बेंच में उनके साथ उनके बहुत करीबी दोस्त शामिल हैं जो हर सियासत सफेद में उनके साथ होते हैं, जिनको दस्तखती जज कहा जाता है कि वो ये नहीं देखते कि हलफ क्या कहता है, हमारा आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, बल्कि वो ये देखते हैं कि काजी साहब क्या चाहते हैं और काजी साहब जो चाहते हैं उस चीज़ पे वो दस्तखत कर देते हैं। इस बेंच में शामिल हैं काजी फाइज साहब, खुद शामिल हैं, वो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ अमीनुद्दीन खान साहब हैं। अमीनुद्दीन खान साहब जिन्होंने आज तक काजी साहब के साथ किसी फैसले में इख्तिलाफ नहीं किया। अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं जो काजी साहब से भी 2 कदम आगे चले गए मखसूस नशिस्तों के केस में। अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अगवान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब के बाद हैं जमाल खान मुंदखेल साहब। बज़ाहिर जमाल खान मुंदखेल साहब ने गुज़िश्ता समाअत पर
जो है लास्ट समात पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे, सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और कहा था कि मैं होता तो मैं भी यही करता जो मलिक शहजाद अहमद खान ने किया है। लेकिन जमाल खान मुंदखेल साहब का भी मसला ये है कि एंड में वो उस तरफ जाते हैं जहाँ पे काजी साहब ने जाना होता है, और काजी साहब जो हैं उन्होंने जमाल खान मुंदखेल साहब के नोट के ऊपर दस्तखत किए थे मखसूस नशस्तों के केस में, और चौथे जज काजी साहब अमीनुद्दीन खान साहब, मुंदखेल साहब, नईम अफगान साहब, और पाँचवें जज जो हैं वो अकील अब्बासी साहब हैं। एक सिर्फ इस बेंच में जज ऐसा है जिसके ऊपर पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि वो अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो आइन और कानून के साथ जाएंगे, वो जो है वो काजी फाइज ईसा साहब और नून लीग के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि वो आइन कानून अपने हलफ पाकिस्तान के मफाद के साथ जाएंगे। अब आ जाएं इस बात पर कि एक तो शुरू में आपको ये बता दूं कि ये सीएमए फाइल करना चाहते थे, लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने सीएमए जो है वो दायर करने से इनकार कर दिया। पीटीआई को कोई एओआर नहीं मिल रहा, इतने डरे हुए हैं एओआर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक कोई दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में, कोई पिटीशन भी एओआर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई दायर नहीं कर सकता। एओआर जो है वो डरे हुए हैं कि काजी साहब हमारे लाइसेंस मनसूख कर देंगे और मसला हो जाएगा। कोई काजी साहब के खिलाफ ये दरखास्त दायर करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक तमाशा बनकर रह गई है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत एक तमाशा बनकर रह गई है। सिर्फ काजी फैसल साहब की बुग़्ज़, नफरत, अनाद और जिस तरह से वो 8 फरवरी के इंतखाबात को बचा रहे हैं, इस धांधली को बचा रहे हैं, नून लीग की हुकूमत को बचा रहे हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट एक तमाशा बन गई है। और तमाशा कैसे बन गई है? आपने देखा कि जुमे वाले दिन इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान और उज़मा खान साहबा गई, और वहाँ पर उसके बाद इंतज़ार हुसैन पंजोथा, ये सारे वकला उनके साथ थे। पूरी उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान के खिलाफ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में जो रिमार्क्स दिए वो बगैर मुतलका थे, और उन्होंने वाज़े तौर पर एहतसाब अदालत के जज जो नासिर जावेद हैं उनको पैगाम दिया कि इमरान खान मुझे कन्विक्ट चाहिए, इमरान खान ने जुर्म किया है। तो इस पर अलीमा खान और उज़मा खान साथ पीटीआई के रहनुमा, ये शौकत बसरा साहब वगैरह थे और बड़ी तादाद में पीटीआई के वकला थे, ये सब गए और ये वहाँ पे दरख्वास्त देना चाहते थे। इनसे कोई दरख्वास्त नहीं दे रहा था, रजिस्ट्रार ने भी दरख्वास्त लेने से इनकार किया। इस मामले में भी इन्होंने एप्लीकेशन दी कि हम ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं, लेकिन इनको उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन फिर इन्होंने जो है वो एक 12 सीएमए जो है वो इन्होंने किसी तरह से जो है वो जमा तो करा दी है। अब वो इंटरटेन होती है नहीं होती, क्या होता है ये देखना होगा। इस दरख्वास्त में जो कहा गया, इसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फैसल साहब इस केस से ख़ुद को अलग कर लें और ये केस काजी फैसल साहब ना सुने। अब मैं आगे आपको वजूहात भी बताता हूँ, लेकिन अब ये मामला अगर कोई सीएमए प्रॉपर दायर नहीं होती तो और उस दिन ये खड़े हो जाते हैं काजी साहब के सामने, न्याजुल्लाह न्याजी साहब जिस तरह पहले खड़े हुए थे, तो काजी साहब बिफर जाएंगे, आग बगोला हो जाएंगे और बहुत सख्त इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशंस भी देंगे, इकदामात भी कर सकते हैं। बहुत मैं आपको बता रहा हूँ ना कि चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ जाएंगी। जो मवाद इस दरख्वास्त में है उसकी बुनियाद पर, इस दरख्वास्त में क्या है, इस दरख्वास्त में ये बुनियाद क्या कही गई है कि क्यों काजी साहब खुद को इस बेंच से अलग करें। इसमें कहा गया है कि पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला सूबे और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तश्कील से जुड़ा हुआ है कि अगर ये नशिस्तें जो पीटीआई से छीनी गई हैं ये पीटीआई को मिल जाती हैं तो पीटीआई की वफाक में और पंजाब में हुकूमत बन जाएगी। इसलिए यह मामला बराह रास्त पीटीआई से जुड़ा हुआ है, पीटीआई की हुकूमत से जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे लिखा है, लेकिन मामले की समाअत के लिए कायम 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फैसल ईसा की अहलिया पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए दिल में वाज़े कीना और बुग़्ज़ रखती हैं, जिससे अदालती कार्रवाई मुतासर होने का इम्कान है। और ये आगे उन्होंने बताया भी है कि काजी फैसल साहब की अहलिया ने इमरान खान के खिलाफ क्या क्या बुग़्ज़, नफरत उगला, जिससे काजी साहब ने आज तक खुद को डिस्टेंस नहीं किया। और इंटरनेशनल ये रवायात मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि जहाँ पे किसी फरीक के खिलाफ किसी जज की बीवी नफरत रखती थी, बुग़्ज़ रखती थी, अनाद रखती थी, तो वहाँ पे उस जज का उस फरीक के खिलाफ दिया गया फैसला कलअदम हो गया कि जो जज है इसकी बीवी ने इस फरीक के बारे में गलत बातें की हुई हैं, झूठ बोले हुए हैं, इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। तो क्योंकि इस जज की बीवी उस फरीक के खिलाफ थी तो ये जज इन्फ्लुएंस्ड होगा अपनी बीवी की राय से। और यहाँ पे आपको पता ही है कि अभी कुछ ऐसे चीज़ें हुई जिससे पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन अपनी अहलिया से कितना इन्फ्लुएंस्ड है और अपनी अहलिया के इन्फ्लुएंस में उसने अपने ओहदे पर बैठ के क्या कुछ नहीं किया, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। उसके बाद कहा गया है कि क्योंकि काजी फैसल साहब की अहलिया इमरान खान के लिए दिल में वाज़े कीना और बुग़्ज़ रखती हैं,
इससे अदालती कार्रवाई मुतासर होने का इम्कान है। इसलिए काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो शफाफियत और गैर जानिबदारी के आईनी तकाज़ों का ख्याल रखते हुए बेंच से अलग हो जाएं। दरख्वास्त ज़ाती हैसियत में दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील और दीगर दरखास्तें 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अपील में हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसमें करार दिया गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुशावरत में चीफ जस्टिस की तरफ से की जाने वाली नामजदगियों को अव्वलियत हासिल होगी। हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नामजद करदा जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का पाबंद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस की तकर्री में इलेक्शन कमीशन मनमानी नहीं कर सकता। ना तो इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तरफ से नामजद करदा कुछ खास जजेस की तकर्री से इनकार कर सकता है और ना ही यकतरफा तौर पर फैसला कर सकता है कि कौन सा ट्रिब्यूनल कौन सा केस सुनेगा। ज़ेरे गौर मामले में सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के मज़कूरा फैसले की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के सैकड़ों हलकों का फैसला करना है। बावजूद यह कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद ठहराया था, लेकिन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले दोनों दरखास्त गुजार, ये हर एक ने क्योंकि अलग अलग दरखास्त दी है, तो ये टोटल तमाम दरखास्त गुजारों ने इस तरह लिखा कि हम जो हैं वो आम इंतखाबात में पीटीआई के उम्मीदवार थे, गो के हमें इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती के साथ आज़ाद डिक्लेयर किया था। दरखास्त में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने पीटीआई की तरफ से आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पूरे मुल्क और खुसूसन पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियां दायर की, जिसमें इंतखाबी बेज़ाब्तियों और नताइज में हेर फेर के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पीटीआई उम्मीदवारों की तरफ से दायर इंतखाबी उज़रदारियों के फैसलों और वफाक को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत कायम करने की हक बिजानिब दावे के लिए सही तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि हम जो दावा कर रहे हैं कि हम जीते हैं, हम जो दावा कर रहे हैं कि पंजाब और वफाक में हमारी हुकूमतें बननी चाहिए थी, हम जो कह रहे हैं कि 2 तारीख अक्सरियत हमारी है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि गैर जानिबदार जजेस इलेक्शन पिटीशन सुने और इलेक्शन पिटीशन सुन के हमारी जो शिकायत हैं उनको देखें। उसके बाद कहा गया कि इसलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इंसाफ और गैर जानिबदारी के आईनी असूलों के मुताबिक बनने चाहिए, क्योंकि आज़ाद और गैर जानिबदार इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम पीटीआई और इसके उम्मीदवारों बशमूल दरखास्त गुजार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है, ताकि इंतखाबी उज़रदारियों को गैर जानिबदारी के साथ सुना जा सके। कौमी असम्बली पंजाब में पीटीआई की कामयाबी के बराह असरात साइलिन और आम आवाम का अदालती कार्रवाई पर एतमाद बरकरार रखने को मद्देनजर रखते हुए जरूरी है कि इस अपील को इंसाफ और गैर जानिबदारी के असूलों और आइन के आर्टिकल 10(a) के तकाज़ों के मुताबिक सुना जाए। कि जाहिर है वो कह रहे हैं कि इससे साइलिन का मामला भी जुड़ा हुआ है, पंजाब के करोड़ों लोगों का मामला जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी, पंजाब की असम्बली की नशिस्तों पर भी पीटीआई को वोट दिया। उन वोटर्स का भी मामला है, आम आदमियों का भी मामला है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का मामला है कि उन्होंने जिसको वोट दिया था उसी की हुकूमत आनी चाहिए थी, उसकी हुकूमत नहीं आई, जालसाजी की गई, धांधली की गई। अब यह जरूरी है कि फेयर ट्रायल के तहत कैसे सुने जाएं, ताकि यह साबित हो सके, यह तय हो सके और हक और सच पर मबनी फैसला आ सके, ये सीटें पीटीआई को वापस मिल सकें और पीटीआई की पंजाब और वफाक में हुकूमतें आ सकें। उसके बाद कहा गया है कि दरख्वास्त चाहता है कि जो हकायक मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस अपील की समाअत से खुद को अलग कर लें, क्योंकि माजी में चीफ जस्टिस की अहलिया के इक़दामात और बयानात, जबकि चीफ जस्टिस और इमरान खान के दरमियान अदावत से हकीकी या मुमकिन तौर पर जानिबदारी और तअस्सुब के उनसर को तक़वियत मिलती है। जिन बुनियादों पर चीफ जस्टिस का रिक्यूज़ल मांगा गया उनमें कहा गया है कि 2019 में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के छुपाए गए असासों का पता लगाने के लिए कायम करदा एसिड रिकवरी यूनिट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खानदान के असासों को बेनकाब किया। पीटीआई खुल के आ गई है। अब वो ये नहीं कह रहे कि इमरान खान से उसको गलती हो गई थी, वो दोबारा काजी साहब को बता रहे हैं कि हजूर आपके बीवी बच्चों के और आपके बैरून मुल्क असासे और जदादे पकड़े गए, आपकी जदादें पकड़ी गई, आपने डिक्लेयर नहीं की हुई थी, आपने हिसाब नहीं दिया, आपने मनी ट्रेल नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूं ना कि उन्होंने वो चीजें खोल दी हैं, गड़े मुर्दे उन्होंने दोबारा निकाल दिए हैं और ये बड़ा रोला पड़ने वाला है। तो वो कहते हैं कि उस एसिड रिकवरी यूनिट ने काजी फाइज ईसा के खानदान के असासों को बेनकाब किया। कानूनी माहिरीन की राय पर इमरान खान ने नेकनियती के साथ इस मामले में इंक्वायरी के लिए सदर मुमलिकत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का मशवरा दिया। इमरान खान ने यह नहीं कहा कि काजी साहब ने पैसा पकड़ा है, करप्शन की है, लूट मार की है, 2 नंबरी की है, नून लीग से को फ्लैट ले लिए, या पीपल्स पार्टी से लिए हैं, या माजी में गुजरदारी का उन्होंने बार केस लड़ा था उसके कोई इनके पैसे मिले थे। ऐसा नहीं कहा इमरान खान ने। इमरान खान ने सिर्फ
सदर को कहा कि ये रेफरेंस भेज दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ताकि वो अपने जज से जो है वो मनी ट्रेल ले ले कि पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, ये मामला था। और उसके बाद कहा गया कि नेकनियती और आईनी जिम्मेदारियों की बजा आवरी में उठाए गए इस इकदाम को बदकिस्मती से जस्टिस ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने खुद पर जाती हमला समझा। रेफरेंस दायर होने के बाद मिसेज ईसा ने इमरान खान पर जाती हमले शुरू कर दिए। ये हमले खुले खतूत और बयानात की शक्ल में दस्तावेजी सूरत में मौजूद हैं और बड़े बड़े अखबारात ने इन खतूत और बयानात को शाया किया है। इन हमलों से इमरान खान और उनकी सियासी जमात से जाती नफरत और हकारत का इजहार होता है कि कितनी नफरत करती हैं सरीना ईसा काजी फायसा की अहलिया इमरान खान और तहरीक इंसाफ से। ये चीख चीख के ये खबरें, ये लेटर्स बता रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कभी भी इमरान खान और उनकी सियासी जमात पर अपनी अहलिया के हमलों से लातल्की का इजहार नहीं किया। इसलिए कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा भी अपनी अहलिया से इस मामले में मुत्तफिक थे। दरखास्त में मुख्तलिफ कौमी जरायद और रिसालों में छपने वाले सरीना ईसा के बयानात और खुले खतूत का हवाला भी दिया गया है, जिनमें इमरान खान और उनकी जमात PTI पर बरास्त और ज़ाती हमले किए गए हैं। और साथ ही जो अकील अफजल साहब हैं उनकी खबरों का हवाला है, हसनात मलिक साहब की खबरों का हवाला है और दीगर खबरों का हवाला है। और यूट्यूब चैनल्स के इंटरव्यू का मतन भी लगाया गया है कि किस तरह से इमरान खान के किरदार और इमरान खान की ज़ात के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए गए हैं। मैंने अभी आपको जो है वो मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं और मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो करूंगा शायद कल करूं, जिसमें मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि पूरा वो मतन क्या है, क्या क्या कहा था सरीना ईसा साहिबा ने, उनके उन खतूत, उन अखबारात की खबरों में काबिल एतराज़ चीज़ें क्या थीं, जिससे पता चलता है कि वो कितनी शदीद नफरत करती हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ से। उन्होंने यहाँ तक कि इमरान खान को यह भी कहा कि आप रियासत मदीना का नाम ना लिया करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान को ओहदे से हटा दिया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इमरान खान झूठ बोलता है। बड़े ज़ाती हमले किए उन्होंने इमरान खान पर। तो इसीलिए अब 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ ये बताई गई है कि काजी साहब जो है वो बुग़्ज़ नफरत रखते हैं इमरान खान से, उनकी बीवी बुग़्ज़ और नफरत रखती है। उनकी बीवी से काजी साहब ने खुद को डिस्टेंस नहीं किया अपनी बीवी से। दूसरा, उन्होंने लेटर्स इमरान खान को लिखे, उन्होंने इमरान खान को डिबेट का चैलेंज दिया, मुनाजरे का चैलेंज दिया और ये सारी चीज़ें लिख के और ये कहा गया है कि लिहाजा काजी साहब जो है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी बीवी के बयान से खुद को डिस्टेंस नहीं किया कि वो मेरी बीवी की राय है, वो अपनी बीवी की राय के साथ खड़े हैं, लिहाजा काजी साहब जो है उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि इस केस में अगर इंसाफ होता है, जो कि होना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में और पंजाब में हुकूमत आ जाएगी, और जो कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि काजी साहब ये नहीं होने देंगे। लिहाजा जब आप इतना बुग़्ज़ और नफ़रत और अनाद रखते हों और एक और जमात के लिए आप मोहब्बत रखते हों, अकीदत रखते हों, हमायत रखते हों, तो फिर आपको ये केसेस नहीं सुनने चाहिए। ये चीज़ कही गई है। अब जब कल PTI के वकला वहाँ पे खड़े होकर बात करेंगे, बड़ी बड़ी धमकियाँ आएंगी, लेकिन हो सकता है PTI की हिकमत अमली यही हो कि वकला नहीं, ज़ाती हैसियत में ये सब खड़े हो जाएँ, लेकिन बड़ी सिक्योरिटी सख्त रखी जाएगी ताकि वहाँ पे जो है वो कोई सूरत मजगी ना हो। ये जनाब मैंने आपको बताया है कि ये जो काजी साहब के 700 जदादों की बात भी दोबारा छेड़ी गई है। काजी साहब को याद दिलाया गया कि आपने मनी ट्रेल नहीं दी नवाज शरीफ की तरह, तो इस पर भी काजी साहब बिफरेंगे, गुस्से में आएंगे। बड़ा कल का दिन बड़ा हंगामा खेज होने जा रहा है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।